मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णी के आइगन मान तथा आइगन फलन। रिजिड रोटेटर अपन इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी दो एटम्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r जो है वो कांस्टेंट यानी नियत हो तो उसको अपन बोलते हैं रिजिड रोटेटर। यानी रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी किसी भी एक्सिस के अराउंड मोशन करती है तो इसको बोलते हैं रिजिड रोटेटर। उस रिजिड रोटेटर के लिए आइगन वैल्यू क्या होंगे और आइगन फंक्शन क्या होंगे। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में साई अपना है कोई वेव फंक्शन, इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर अपना ऑपरेट करते हैं तो साई ऐसा कैसा आएगा और इसके मल्टीप्लाई में एक फंक्शन आता है। ये इक्वेशन कहलाती है आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें साई तो है आइगन फंक्शन और साई के मल्टीपल में जो है वो है आइगन वैल्यू। तो इस टॉपिक के लिए अपने को आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालने हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। श्रोडिंगर की इक्वेशन का अपन यूज करेंगे और पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर श्रोडिंगर की जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इक्वेशन है उसका अपन यूज लेंगे। तो अपन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है अपने पास 1/r² डेल बाय डेल r r² डेल बाय डेल r और प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा और प्लस में है 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा और यहाँ है डेल स्क्वेयर अपॉन डेल फाई स्क्वेयर और इसके पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है साई, जो डिपेंड करता है किस पर, आर थीटा और फाई के ऊपर। प्लस में क्या है 2m/h लाइन स्क्वेयर e माइनस वी और साई आर थीटा एंड फाई इक्वल्स टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। 1/r² डेल बाय डेल r r² डेल बाय डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा डेल स्क्वेयर अपॉन डेल फाई स्क्वेयर साई आर थीटा और फाई और प्लस में 2m/h लाइन स्क्वेयर और इनटू में है e माइनस वी और बाहर है साई आर थीटा और फाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोजीशन का फंक्शन होता है, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इस इक्वेशन के बिना सोल्व हो जाए। तो रिजिड रोटेटर के लिए अपने को आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालने हैं। तो रिजिड रोटेटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। रिजिड रोटेटर में m1 और m2 मास के दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि कांस्टेंट रहती है तो ही अपन उसको क्या बोल सकते हैं, रिजिड रोटेटर बोल सकते हैं। रोटेटर तो वो तब होगा जब किसी एक्सिस के अराउंड वो मोशन करेगा। अब इस इक्वेशन में अपन क्या चेंजमेंट करेंगे फॉर रिजिड रोटेटर के लिए। एक तो ध्यान रखना है कि लीनियर मोशन के अंदर पार्टिकल का जो मास काम करता है वो ऑर्बिटल मोशन के अंदर काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। आर यहाँ का कांस्टेंट रहेगा। अब वो कांस्टेंट आप कितना लेते हो, जैसे दो मॉलिक्यूल है रिजिड रोटेटर के अंदर, एक m1 मास का एक m2 मास का, दोनों के बीच की डिस्टेंस r कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग है कोई न कोई फिक्स वैल्यू है।
तो R इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी ले लें। तो रिजिड रोटेटर के केस में R इक्वल्स टू मैं 1 लेऊंगा क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है। इसको इजी वे में सोल्व करने के लिए, और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में लेना है क्योंकि लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन के अंदर मास कम आता है, ऑर्बिटल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है। I इक्वल्स टू mr² होता है, आपको पता है। एक यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है V, दिस इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, R का फंक्शन होता है। और आपको पता है कि रिजिड रोटेटर जो है वो एक्स के अराउंड मोशन करता है इस प्रकार से, तो कंप्लीटली इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंप्लीट जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर होती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि रिजिड रोटेटर के केस में अपन क्या क्या अजम्पशन करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं फॉर ए रिजिड रोटेटर, एक दर्द घूर्णी के लिए रिजिड रोटेटर के केस में R जो है वो दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, दिस इज कांस्टेंट, मैं लेता हूं 1 आपको पता है कांस्टेंट। वो ऑर्बिटल मोशन करता है, तो जहां भी आपको मास दिखे m, उसके अंदर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में लेना है, क्योंकि सीधी लाइन के अंदर कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो उसका होता है मास, और एंगुलर मोमेंटम में या फिर अपन ऑर्बिटल मोशन के अंदर देखें तो मास की जगह कौन काम आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों आता है वो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं अपन। और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी 0 होगी बिकॉज पार्टिकल मोशन में है। तो ये तीनों जो अजम्पशन जो लिए हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट में अपन इसको पुट करते हैं। एक तो ध्यान रखना R इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट लिया तो जो साई डिपेंड करता है R थीटा और फाई के ऊपर, यहाँ R जो कॉन्स्टेंट है तो ये R हट जाएगा यहाँ से, तो साई फंक्शन ओनली थीटा एंड फाई, R का फंक्शन नहीं होगा। R अपन ने कोई फिक्स वैल्यू ली, यानी साई है वो R के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करें तो 1/r², R की जगह 1 है तो 1/1 डेल बाय डेल R क्या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी R कॉन्स्टेंट है तो अपन डेल बाय डेल R निकालें तो अपने को कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि R कॉन्स्टेंट है। R का आप डिफरेंशिएशन करोगे किसी भी रेस्पेक्ट में या R के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। तो यहाँ ये टर्म 0 क्योंकि डेल बाय डेल R 0। 1/r², R की वैल्यू 1 है तो 1/sin थीटा। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sin थीटा डेल बाय डेल थीटा, यहां sin थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस R की जगह 1, तो यहां क्या बचेगा? 1/sin² थीटा del² फाई², और साई R थीटा फाई का फंक्शन नहीं होगा, केवल थीटा और फाई का फंक्शन होगा क्योंकि R अपने पास कांस्टेंट है, प्लस 2 और m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि ऑर्बिटल मोशन में काम करता है 2I/2 E, और V की वैल्यू कितनी रखनी है? 0, और ये आ जाएगा साई थीटा एंड फाई। R का फंक्शन नहीं होगा, R अपन इस इक्वेशन में कहीं भी नहीं दिख रहा। अब अपन क्या करेंगे? अपन ने क्या किया? R इक्वल्स टू 1 पुट किया, ये 0 क्यों हुआ? डेल बाय डेल R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। m की जगह I पुट किया, V इक्वल्स टू 0 पुट किया अपन ने। अब अपन इसका क्या करेंगे कि साई जो है वो थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है, और साई को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सेपरेट करेंगे। इस साई में थीटा अलग करेंगे और फाई को अलग करेंगे, तो 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में R थीटा और फाई तीनों को सेपरेट किस प्रकार से किया जाता है वो अपन उस लेक्चर में देख चुके हैं। तो साई जहां पर जो डिपेंड करता है थीटा और फाई में, इसको सेपरेशन मेथड से अपन सेपरेट करें तो यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक थीटा के अंदर मिलेगी, एक फाई के अंदर मिलेगी। 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से 3 इक्वेशन अपने को मिलती है। तो नाउ यूजिंग
मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों की पृथक्करण विधि का उपयोग करें। तो क्या करें अपन, लेट क्या करते हैं उसमें, साई थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो थीटा को माने कोई कैपिटल थीटा का फंक्शन और फाई को माने कोई कैपिटल फाई का फंक्शन। 3 के लिए अपन ने किया था तो आर थीटा और फाई तो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर का फंक्शन, कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा का, कैपिटल फाई स्मॉल फाई। यहाँ केवल 2 के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा और फाई के ऊपर। तो इसको अपन 2 के फंक्शन के रूप में लिखेंगे। तो ये वैल्यू इसमें अपन पुट करें, इसके अंदर इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे तो देखो ये जो साई थीटा फाई ये यहां भी लगेगा और ये यहां भी लगेगा, दोनों के साथ लगा देता हूं मैं और इसको यहां से हटा देता हूं, क्योंकि साई जो है वो थीटा और फाई वो पूरे के साथ मल्टीपल में है। तो जहां भी साई दिखे उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। अब यहां देखिए जो साई यहां था अपन ने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो साई की वैल्यू रखें, साई को अपन ने मान लिया ये, इसकी वैल्यू यहां रखें। ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में है तो केवल थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। फाई इसके लिए क्या कांस्टेंट, तो फाई है वो बाहर आएगा, तो फाई को मैं बाहर लेता हूं डिफरेंशिएशन से, कैपिटल जो फाई है वो बाहर आ जाएगा और साई की वैल्यू यहाँ पर केवल क्या आएगा, कैपिटल थीटा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में अच्छी तरीके से समझा रखा अपन ने। और यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाय डेल फाई स्क्वायर, यहाँ देखिए साई की वैल्यू रखेंगे, साई की वैल्यू ये रखेंगे, डिफरेंशिएशन ओनली फाई के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ केवल कैपिटल फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में। थीटा इसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा आ जाएगा बाहर और प्लस 2IE अपॉन H लाइन स्क्वायर और साई थीटा फाई की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई इक्वल्स टू 0। अब अपने को क्या करना है, एक तो इसको ये देखो थीटा और फाई दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करें यानी थीटा को अलग फाई को अलग। तो इसमें थीटा और फाई दोनों है, इसमें थीटा और फाई दोनों है, इसमें थीटा और फाई दोनों है। तो यहां से अपन क्या करें, इसको केवल फाई का फंक्शन रखने के लिए साइन स्क्वायर थीटा से इसको मल्टीप्लाई करें तो थीटा वाली टर्म हट जाएगी कि ये थीटा है और फाई इसमें आना चाहिए। तो इस थीटा और फाई से तो इसको डिवाइड कर दें तो ये थीटा फाई हट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई अपन कर दें। तो क्या करना है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा इसको हटाने के लिए केवल फाई का फंक्शन बचे तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे, थीटा से नहीं, थीटा और फाई दोनों से। इससे अपने को इसको क्या करना है, अपन इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल थीटा फाई से इसको ये कैपिटल थीटा फाई मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो फाई से फाई कैंसिल, नीचे केवल थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल तो ऊपर साइन थीटा बचेगा, तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा और अपॉन में फाई से फाई कैंसिल, कैपिटल थीटा, कुछ नहीं करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाय डेल थीटा प्लस इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, 1/5 1/5 और
डेल स्क्वेयर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वेयर, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वेयर थीटा से और थीटा फाई से थीटा पाई कैंसिल, साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई में, तो 2 IE अपॉन एच लाइन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। अब देखो ये केवल थीटा की टर्म है और ये केवल फाई की टर्म है, ये थीटा की टर्म है, तो इसमें वेरिएबल्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये फाई वाली जो टर्म है इसको इस साइड में लेके जाएंगे। तो मैं यहां कर देता हूं फाई वाली टर्म को एक तरफ और थीटा वाली टर्म को एक, थीटा ये वाली है, ये वाली, इसको एक साइड रखेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये माइनस का चला जाएगा। तो क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा और डेल कैपिटल थीटा बाय डेल थीटा, ये थीटा की टर्म, एक ये थीटा की टर्म यहां रख रहे हैं अपन, प्लस 2 IE अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू, ये प्लस का माइनस का जाएगा, तो -1 अपॉन फाई और डेल स्क्वेयर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वेयर। क्या किया अपन ने, थीटा की टर्म एक साइड की और फाई की टर्म एक साइड की। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपन ये करते हैं कि इस इक्वेशन के LHS और RHS तभी वैलिड हैं जब एक ही कांस्टेंट की इक्वल हो, यानी इसका LHS जिस भी कांस्टेंट की इक्वल होगा, इसका RHS भी उसी कांस्टेंट की इक्वल होगा। जैसे ये 1 के इक्वल है तो ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी वैलिड है ऐसा। तो दिस इक्वेशन वैलिड ओनली इफ LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू ए सेम कांस्टेंट। तो इसको अपन लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज valid if LHS and RHS both are equal to the same constant। यानी ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब इसके LHS और RHS हैं वो एक ही कांस्टेंट के इक्वल है। एक ही कांस्टेंट, लेट से दिस कांस्टेंट इज m स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है वो है m स्क्वायर। m है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। m स्क्वायर के इक्वल इसको मानना है, इसको m स्क्वायर के इक्वल मानना है। तो इसके RHS को मैं पहले m स्क्वायर के इक्वल मान लेता हूँ और LHS को भी m स्क्वायर के इक्वल ही मानना पड़ेगा, दोनों एक ही कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो यहां से एक बार तो इसकी इक्वल m स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस 2IE अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू किसके, m स्क्वेयर। और दूसरा जो RHS है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, m स्क्वेयर के। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको भी m स्क्वेयर के इक्वल मानना पड़ेगा। तो -1 अपॉन फाई और डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वेयर इक्वल्स टू m स्क्वेयर
इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस -फाई को इस साइड में लेके जाएं तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, तो डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल्स टू -m स्क्वायर फाई, और इसको इस साइड में अपन लेके आए तो डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से अपन इसको निकाला तो थीटा में और फाई में दो इक्वेशन अपने को मिल गई। इक्वेशन 3 और जो 4 है ये कहलाते हैं रिजिड रोटेटर के आइगन फंक्शन। ये दोनों जो इक्वेशन हैं वो क्या है, ये हैं आइगन फंक्शन। इक्वेशन 3 एंड 4 आर नोन एज आइगन फंक्शंस ऑफ ए रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर के दृढ़ घूर्णी के आइगन फलन कहलाते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे दोनों को, यहां से अपन निकालेंगे आइगन वैल्यू। इक्वेशन 3 और 4 को अपन सोल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है आइगन वैल्यू। ये तो आइगन फंक्शन आ गई इसके। तो अब निकालें अपन आइगन वैल्यूज। रिजिड रोटेटर के आइगन वैल्यू निकालें, दिस इज आइगन फंक्शन। तो इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 क्या है उसको एक बार मैं लिख देता हूं ऐसा कैसा, साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाय डेल थीटा प्लस 2i अपॉन एच लाइन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू m स्क्वेयर। इस इक्वेशन से अपने को एक आइगन वैल्यू निकालनी है जिसको एनर्जी आइगन वैल्यू अपन बोलते हैं। तो क्या करना है, एक तो इस साइन स्क्वेयर थीटा को हटाना है यहाँ से, तो साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करेंगे। एक इस थीटा को हटाना है तो थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय थीटा को हटाना है और एक साइन स्क्वेयर थीटा को, इससे कर देंगे। तो यहां इसको अपन करेंगे थीटा से थीटा कैंसिल, यहां साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करें तो 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाय डेल थीटा प्लस 2i अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करें तो कैंसिल और थीटा से मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू, इस साइड में भी करना पड़ेगा m स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई और साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड करें। क्या किया अपन ने, थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर थीटा से इसको डिवाइड किया। तो इस वाली टर्म को इस साइड में अपन लेके आते हैं, थीटा दोनों में कॉमन आएगा और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाय डेल थीटा प्लस थीटा दोनों में से कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 2i अपॉन एच लाइन स्क्वेयर माइनस यहां क्या बचेगा m स्क्वेयर, ये प्लस का इस साइड माइनस का m स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा और दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा कैपिटल थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इस वाली टर्म को ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट i मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर कांस्टेंट, e क्या है एनर्जी जो कांस्टेंट h लाइन स्क्वायर ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो इस पूरा ही ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इस पूरे को ही अपन एक कांस्टेंट नाम देंगे। तो यहां से अपन मान लें कि लेट
ये जो कांस्टेंट है 2IE अपॉन एच लाइन स्क्वायर, ध्यान से देखिए पूरा कांस्टेंट है, तो इसका इतना बड़ा कांस्टेंट न कह के इसको अपन बोल देते हैं बीटा। ठीक है, बीटा क्या है, कि कांस्टेंट है, अपन ने मान लिया, तो बीटा यहां रख दें, तो 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा प्लस इसको क्या कह दिया बीटा माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और कैपिटल थीटा इक्वल्स टू 0। अब अपने को आइगन वैल्यू निकालनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो यहां जो बीटा है इससे एनर्जी आइगन वैल्यू निकलेगी। देखो बीटा किसको माना अपने, 2IE अपॉन एच लाइन स्क्वेयर कि जो बीटा मानने का एक मीनिंग है, इस टॉपिक को अपन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसको एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वहाँ से बीटा अपने को समझ में आता है कि ये बीटा क्या है, बट यहाँ इसको अपन लेके चलेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, वहाँ तक अपने को नहीं लेके जाना है। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं कि इक्वेशन एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें जो बीटा है वो आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्ट याद रख लेना। कर भी सकते हो, बुक में कई बुक्स में दे रखा है क्वांटम की, सोल्व भी कर सकते हो। ये एसोसिएट लीजेंड्रे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन तक किसी को जानना है और बीटा की वैल्यू आई कैसे, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हो। बट यहाँ बीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ बीटा को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, बीटा इज फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसको अपन जे से शो करते हैं। तो इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन कांस्टेंट बीटा कैन बी रिटन एज, इस समीकरण में नियतांक जो बीटा है इसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। वो ध्यान से देखिए आप, बीटा को डिफाइन किया जाता है जे इंटू जे प्लस 1, जे इंटू जे प्लस 1। और यहां मैं आपको बता देता हूं जे क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ये बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से आई है, एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपको टॉपिक को लेंथ ही नहीं लेके जाना है, इसके लिए आप बीटा की वैल्यू डायरेक्ट याद रखोगे, जे इंटू जे प्लस 1, जे इंटू जे प्लस 1। कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट बीटा की वैल्यू पूछी गई है कि एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट बीटा की वैल्यू क्या है, जे इंटू जे प्लस 1।